तुम जमन तुझे। गुड इवनिंग यार, कैसे हो? हाँ भाइयों, हाउ यू? बढ़िया। जय हिंद। सौरभ शुक्ला अनम्यूट करो जरा। हेलो हम्म। सर, आई एम ऑडिबल? हम्म। सर यही पूछा था सर, मैं सर केमिस्ट्री और डेली लाइफ के सर कुछ क्वेश्चन आते सर, क्या आते हैं? एसिड वगैरह सर, एग्जांपल फॉर एग्जांपल सर उनकी यूजेस वगैरह सर। समझा नहीं, फिर से एग्जांपल दो, कैसे क्वेश्चन आते हैं? सर एंटी एसिड वाले क्वेश्चन आते नहीं है, जैसे आप सर केमिस्ट्री में अवर डेली लाइफ सर, क्लास 12 का सर चैप्टर सर, उसमें सर कुछ कभी को सर क्वेश्चन आए हैं सर। कभी कभार तो कुछ भी आ जाता दोस्त। नहीं सर, मैंने सर देखा था सर, और सर सर ये सिलेबस में भी सर दे रखा है सर। पूछ रहा सर, ये सर इम्पोर्टेंट है या नहीं है सर? जो होगा वो कवर हो जाएगा ना, अब आपको उसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। बाकी ये क्या आपने एक चीज और क्या लिखी थी? और सर ये सर ट्रेड वगैरह सर आप पढ़ाओ सर, जो सर क्या? ट्रेड्स वगैरह सर ये। ट्रेड? हाँ सर, ये ग्लास वगैरह सर, ग्लास वगैरह और सर रबर्स की यूज सर, बैक्सेस वगैरह, मेडिकल लाइन में सर कुछ क्वेश्चन आते हैं सर, एक दो। सब तुम्हारे क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, एंटीसेप्टिक्स से लेके जो भी चीजें हैं, हाँ सर, एंटीऑक्सीडेंट। ये सर वही सर मैं कह रहा सर। और सर आपने सर नोबल सर इसमें सर, जो आपने सर अभी सर थोड़ी देर पहले सर आप बैलेंसिंग वगैरह पढ़ाया था सर आपने तो सर, आप सर हम्म। 20 तक सर आपने एटम नंबर के लिए बारे में बोला सर कि 20 तक एटम नंबर याद कर लीजिए। लेकिन कुछ हम्म। मैंने सर क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें सर 30 तक यूज हुए हैं सर, तो उनकी याद वैलेंसी कर लो भाई, वगैरह। अच्छी बात है, 30 याद कर लो। और सर जो क्वेश्चन आते हैं सर, आपने सर अपने अभी सर आपने पावर वाले क्वेश्चन दिखाया, अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना सिखाया था सर। हम्म। तो सर उसमें सर कुछ ग्रुप वाले आते हैं, जैसे कि पीटीसीएल के ग्रुप बनते हैं, उसमें सर डबल डबल बना के रख देते हैं। तो ऐसे सर कठिन सवाल आ सकते हैं सर, जो आप हाई लेवल आते हैं सर, जी आप वगैरह। प्रैक्टिस नहीं की दोस्त, अभी आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? ठीक है सर, हम्म। थैंक यू सर। हम्म। 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 चलो भाइयों, आगे सब। हाँ, इसके क्वेश्चंस की। हाँ, दो थर्ड लेयर वाले हम इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे भाई। बिल्कुल करेंगे, वो सबका ही करेंगे ना, वो तो खाली जैसे हम लोग उस दिन बायो की किया था ना, सबका ही करेंगे भाई। सबके ही करेंगे भाई, सबके ही करेंगे, चलो। बाकी जनता कहाँ है? ओके फाइन। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हमारे एलिमेंट्स का होता है वो हमें यहाँ पढ़ना है। जो भी एलिमेंट्स आपने अभी तक पढ़े थे, राइट भाइयों? अभी ना प्लीज फोकस कर लो, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके कहीं से भी कुछ भी उड़ के आ जाएंगे। एक आपका डिफाइंड सेट या डिफाइंड एक पैटर्न होता है जो आप पढ़ते हो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे या पीवाईक्यूज हम यहाँ पर कर रहे होंगे, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होंगे या कहीं नहीं होंगे, कैसे भी आ रखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर जो हमारा वो C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर आया था, किसी सिलेबस में, किसी एनसीईआरटी में कहीं आपको नहीं मिलने वाले, बट वो उठकर एग्जाम में हमारे आ जाते हैं।
राइट। तो ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड पहले से। ओके। वो तो लक है हमारा कि हम पढ़ के चले गए या हमने डिस्कस कर लिया, राइट, हो सकता है पहले उसको, और वो मिल गया हमें एग्जाम में, है ना। वरना उसके बारे में आप भाई पढ़कर नहीं आ सकते हो उसको, राइट। बट हाँ, डेफिनेटली एक जो सेट पैटर्न है, जो हमारा सिलेबस है, पहले तो उसको खत्म करना, उसके क्वेश्चंस करना, प्लस एक्स्ट्रा उसी में मिक्स कर करके, जैसे बायो में आपने देखा होगा कि मैं आपको बीच बीच में कुछ सेल मैंने आपको पढ़ाया जो हमारे सिलेबस में, बट उसके अलावा सेल के कुछ हाई लेवल की चीजें हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए करते हैं कि कोई भरोसा नहीं, कल के दिन क्या पता आपसे पूछ ले यार, है ना। अपने एग्जाम में खाली अभी तक प्लास्टिड्स के बारे में ही बेसिक ही आया है, लेकिन क्या पता किसी दिन आपसे पूछ ले एलायोप्लास्ट एंड वो सब, है ना। बीच बीच में एक दो सवाल आए भी हैं सिमिलर ऐसे। तो ये एम होता है कि टफ वाले क्वेश्चन के लिए भी अपन तैयार हो पाए, ठीक है। जिसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हारी थर्ड लेयर, सेकंड लेयर, जो मैंने है उसको वो बोल सकते हो, राइट भाइयों। चलो, तो अभी हम जरा पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी हमारे भाइयों एलिमेंट्स हैं, उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम कैसे करने वाले हैं, वो चीज हम यहां पर भाइयों पढ़ने वाले हैं। सो एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हो, एलिमेंट्स का मतलब हमारा क्या होता है, सेम एक प्रकार के आपके हमारे एटम्स आपको यहां मिलते हैं, सिमिलर प्रकार के। अब ये आज के दिन जो भी आपको एलिमेंट्स, 114 एलिमेंट्स, राइट। अब आज की बात है 116 हो चुके हैं अभी ये आपकी। जब हम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर कितने थे, 30 नोन थे, राइट। कितने आपके नेचुरली अकरिंग हैं, यहां से ये भी सवाल बना हुआ है। कितने आपके 92 हैं, कितने हैं आपके नेचुरली अकरिंग, ये सवाल भी आपसे पूछ लेता है। किसके हिसाब से कैसा है, क्या किसका ट्रायड है, ये सारे सवाल भाइयों ना हमसे एग्जाम में पूछता रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बढ़िया से, ध्यान देना। ओके, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो जो भी हमारा एलिमेंट है आज के दिन भाइयों, जो भी एलिमेंट्स आप रटते हो ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, जैसे इसने बोला अभी, ठीक है, कि 30 तक पढ़ लेना, आप 20 तक तो पढ़ो, मैं तुमको 40 तक रटवा दूंगा। और इवन बीच बीच में जो आपके कुछ आपके हमारे बड़े एलिमेंट्स भी होते हैं ना यार, जो जैसे आपका यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइट, इनको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। क्योंकि 20 तक है, चलो ठीक है, 20 तक तो यार मतलब बच्चों को याद करने को बोला जाता है। तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ 20 तक ही पहले तुम याद करो, तुम्हारे लिए वही बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल ही जीरो पे खड़े हो, है ना। अभी तो आप बिल्कुल ही याद नहीं कर रहे हो, तो कम से कम 20 तक तो आप शुरू तो करो। उसके बाद तो फिर हम ऊपर तो बढ़ ही जाएंगे भाई, ठीक है। चल, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम एलिमेंट्स का भाइयों यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो। और यहाँ पर इवन बाकी चीजों को भी हम रिकॉल करेंगे। तो इसको मैं एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की हमारी, इसलिए, ठीक है। तो हमारा एम इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आज मॉडर्न डे के दिन, आज मॉडर्न डे में जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल या जो भी एलिमेंट्स हमको नोन है, क्या हमेशा से यही ट्रेंड रहा है, क्या हमेशा से यही चीज रही है क्या, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आज के दिन जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्लब करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, उनको हम पीरियोडिक टेबल में लगाते हैं, और उस पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा है, राइट। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा है, अलग अलग चीजें आपकी पीरियोडिक टेबल में हमारी कैसी ट्रेंड है, नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, कम होगा, घटेगा, क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे, राइट। एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ता है, कम होता है, घटता है, राइट। जितनी भी चीजें भाइयों आपकी होती हैं, सब कुछ हम लोग यहां पर देखने वाले, बहुत प्यार से। तो इन सभी चीजों को हम लोग भाइयों देखेंगे। तो केयरफुली जरा समझते हैं। पहली बात तो, क्लास नाइन्थ मतलब इसके पहले हमने पढ़ा है दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था इसीलिए, कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में अंतर क्या है, अगर आपको याद हो। एलिमेंट्स में आपको मिलते हैं एटम केवल एक प्रकार के, राइट। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट, 114, 116 ऐसे ही हैं आपके एलिमेंट्स हमारे, नोन है हमारे अराउंड द ईयर। लेकिन 1800 के पास ये केवल 30 एलिमेंट थे। ये भी सवाल बन जाएगा, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट। आपके 1800 साल में, 1800 के आसपास केवल हमारे 30 ही एलिमेंट भाइयों थे जो कि हमारे नोन थे उस टाइम पर, राइट। आज जो चीजें आपको डिफरेंट लग रही हैं उस टाइम पर, जो चीजें उस टाइम पर डिफरेंट लगती थी, आज के दिन अगर हम देखें तो उस टाइम पर केवल 30, आज के दिन हमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है। ऑल दीज हैड सीमिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं अगर आप देखोगे तो। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements, which is, right? तो यार जैसे जैसे आपने डिस्कवरी करना शुरू किया, तो आपको रियलाइज हुआ कि भाई यार
इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में एक साथ पढ़ना मुश्किल है, राइट? तो आपने एक वो देखा कि यार हो सकता है हम इनको क्लब करने की कोशिश हुई, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज हुआ कि यार इनको हम लोग क्लब करने की कोशिश करते हैं। क्लब करने का मतलब होता है ग्रुप करना, राइट? और पता नहीं क्यों मुझे क्लब से कॉग वर्ड याद आ गया, और कॉग से कॉगुलेट वर्ड भूल मत जाना भाइयों। और जब भी मैं कॉगुलेट वर्ड बोलूं तुरंत आप लीवर को याद रखना कि आपके लीवर के अंदर ही कॉगुलेशन होता है, राइट? लीवर के अंदर ही होता है कॉगुलेशन। देखो अभी तो आप ना नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो वो जो हमारे सिलेबस में, राइट? और थर्ड लेयर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, या फिर उन चीजों को गूगल फॉर्म में आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो चीजें हमारे एग्जाम में कन्वेंशनली आती। लास्ट में जब एग्जाम में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं प्रैक्टिस करने को, तो उस टाइम पर हम ये भी कर रहे होंगे कि एक दिन हम खाली वो क्वेश्चंस करेंगे जिसका नाम ही रख लेंगे इम्पॉसिबल वाली क्वेश्चंस। कि मतलब उसमें हम, हमारी कोशिश ये होगी कि मैं क्वेश्चन वो बनाऊं जो, और सिलेबस से ही होगा ऑब्वियसली, क्वेश्चन ही वो बने जो हो ही ना किसी से, राइट? उसका एम ही होगा, टॉपिक से ही जुड़े हुए होंगे लेकिन कहीं ना कहीं टफ वाले होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एम हैज ऑलवेज बीन कि यार हम वो कर पाए, लेकिन अगेन हर क्वेश्चन के लिए यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, पहले बात तो। और स्पेशली वो क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है? चलो, सो कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड एलिमेंट्स ये आपको हो गया। तो ये लिवर यहां पर तुरंत रिकॉल करना, और भाइयों लिवर के साथ आप प्रोटोप्लाज्म भी यहां पर भाइयों प्लीज रिकॉल करना, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म रिकॉल करना है अपने को कि आपका कोगुलेट हो जाता है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हमारे मेथनॉल। कि जैसे आप मेथनॉल को कंज्यूम अगर कर लेते हैं, अगर आपने मेथनॉल को कंज्यूम कर लिया, मेथनॉल को अगर हमने कंज्यूम कर लिया, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा लीवर में जो भी सेल्स मौजूद हैं वो कोगुलेट हो जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म आपका कोगुलेट हो जाएगा, और आप अंधे भी हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, ठीक है? ध्यान रखना। चलो, तो ये एक कोशिश ये हुई कि हम कैसे क्लब करें, कैसे हम लोग इकट्ठा करें अलग अलग एलिमेंट्स को, और एज अ ग्रुप हम उनको पढ़ने की कोशिश करें। तो भाइयों इमेजिन करो कि हम लोग आज से अराउंड 100, 150, 200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जब हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि कैसे हम लोग क्लब करें। तो अलग अलग भाई लोगों ने अलग अलग कोशिशें की हैं, उसी के बारे में अपने को यहां पर पढ़ना है, राइट? जो हम आज यहां पर जानने वाले हैं, ठीक है? जो भी कोशिश की गई थी, जो भी अलग अलग हमारे क्या बोलते हैं, कोशिशें बेसिकली की गई थी आपकी, उन्हीं के बारे में हमारे पढ़ना है। कि करके एक मिनट देना मुझे। हम्म, चलो, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग आपके डोबनियर से। कि पहले एक हमारे डोबनियर साहब थे आपके, राइट? डोबनियर साहब से शुरू करेंगे, राइट? टोटल आपके हमारे ये नेचुरली अकरिंग आपके आई गेस 94 है। 94 हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है हमारे आज के दिन। 94 नेचुरली अकरिंग है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन शायद आया हुआ था। 94 हमारे नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली पाए जाने वाले, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हमारे 94 है, ठीक है? चलिए, सो भाइयों पहले हम बात करेंगे, तो कोशिश ये हुई कि कैसे हम लोग इनको क्लब करें। सो पहले डॉबनियर ट्राइड आया जिसमें उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए। तो साल था 1817, ऑलमोस्ट आपके आज से लगभग 210 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। ड्रॉबनियर साहब थे जिन्होंने अरेंज करने की कोशिश की सिमिलर प्रॉपर्टी वाले तीन बंदों को एक ग्रुप में। He identified some groups having 3 elements each, so he called these group triad. उन्होंने उनको ट्रायड बोला। डॉबियर ने शो किया that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass. Now this is very very important. हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे डॉबनियर भाई साहब थे, उनका बेसिस क्या था? उनके थ्योरी का बेसिस क्या था? उनके थ्योरी का बेसिस था एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर यह करने की कोशिश की। उन्होंने भाइयों एटॉमिक मास के बेसिस पर यह करने की कोशिश की। उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर जब एलिमेंट्स को क्लब किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उनको दिखा कि तीन तीन में अगर वो क्लब करते हैं, राइट, तो उन्होंने ये बोला कि भाइयों इस तरीके से तीन तीन की सिमिलर प्रॉपर्टीज हमको मिल जाएगी। जब उन्होंने ऐसा क्लब किया तो एटॉमिक मास ऑफ द जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो रफली एवरेज था बाकी दोनों के एटॉमिक मास का। जैसे उनके कुछ, अगर मैं ट्राइड का एग्जांपल दूं, तो उनका एक ट्राइड था आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने अपने एक डिब्बे में
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा हुआ था, जिनके मास उन्होंने बताए थे 6.9, 23 और 39। तो अगर आप ध्यान से देखो, 39 प्लस 7, इसका जो एवरेज आपका होता है वो आपका 23 ही होता है। तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज बीच वाले का एवरेज था। उन्होंने कुछ और भी एलिमेंट दिए थे, जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो ये कुछ उनके और भी हमारे एग्जाम्पल्स थे जो उन्होंने दिया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस यहां पर ये था कि उनका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बेसिस वॉज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दिस वॉज हिज बेसिस, राइट। ये उनका भाइयों बेसिस था, बस इतना ही था। तो ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ये कामकाज भाइयों चल रहा था, जब ये डेवलपमेंट हो रही थी। आज के दिन तो डेवलपमेंट हो चुकी है, आज के दिन तो हमारा पीरियोडिक टेबल अलग दिखता है। अच्छा, दिखने से याद आया, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई हैव अ रीजनिंग क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली। एफकेट वालों को ने दिया था, ये मैंने पिछली बार भी दिया था, पता नहीं इस चैप्टर में क्यों याद आ जाता है। एक क्वेश्चन है भाई मेरे पास रीजनिंग का, देखते हैं आप कर पाते हो क्या, जरा कोशिश करो। क्या होगा बताओ। बताओ, केवल मुझे दिखेगा आपका कमेंट, चैट में बताओ भाइयों और बहनों। न, 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 सोच के बताओ। एक कह रहा है 21 होगा, ऑप्शन गलत है। अबे ऑप्शन के हिसाब से बताना है, बड़े आए तुम। आपको बताना है, जैसे 6 के हिसाब से 18 आता है, वैसे 7 के हिसाब से क्या आएगा। हम्म। 63 पक्का? कैसे? कुछ भी। ये क्वेश्चन किया था, याद नहीं आ रहा आपने किस मेथड से बताया था। अंकुर जी, तो क्या फायदा हुआ यार, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा 21 आएगा। शशांक जी, रीजनिंग है यार, ये मैथ नहीं है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स ना, कि 6 3 जा 18 तो 7 21, 21 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर इसका आंसर 21 होता तो मैं आपसे क्यों पूछता, है ना। 21 तो कर ही लेते ना यार आप। तो आपको देखो लॉजिक सोचना है यहाँ पर, ऐसा क्या हो रहा होगा, ये सोचना है। क्या तो मैंने हार मान ली, तो मैं बताऊंगा। देखो, कह दिया। मुस्कान जी, सेम ही है यार, इंडिया वाले हो तो और दिमाग चलना चाहिए तेज, खतरनाक तरीके से चलना चाहिए। चलो, तुम्हारे बस का नहीं है। अब मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं कर पाओगे तुम। देखो भाइयों भाइयों भाइयों, पहला थॉट तो यही आएगा ना कि भैया 6 3 जा 18। पहला थॉट तो कोई नहीं आपसे रोक सकता कि 6 3 जा 18 होता है। और आपके मन में आएगा कि हाँ भैया, ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, है ना। यही आएगा आपके मन में। आप बोला, अरे यार ऑप्शन में है ही नहीं। अब फिर सोचना पड़ेगा कि यार 6 से 18 कैसे बन सकता है। तो फिर आपको दिखेगा इधर कि यार 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में 6 और 3 के मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 18। सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहां पर इसके आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल फाइंड 9 चौक 36, एंड दैट विल बी योर आंसर। आया मजा? दिस इज रीजनिंग, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। समझे बच्चा? चलो, किसी का सही नहीं था, बहुत कम लोग का सही था। झूठ मत बोलो, झूठे आदमी हो तुम लोग। ओके,
सर मेरे को मायोपिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, एलिजिबल हो आप, कोई इशू नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं आगे। खुशी जी पूछ रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करूं। बिल्कुल खुशी जी, यही तो वक्त है ना, इसी एक हफ्ते में आपको इंग्लिश की याद आ गई होगी। उसके पहले जब मैं रोज इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पर आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आया होगा, है ना। या शेड्यूल आपको बिल्कुल नहीं दिखा होगा इंग्लिश का कि हम लोग क्या करने वाले हैं मंडे से। बिल्कुल। इतने तेजस्वी बालक है ना हमारी क्लास में कुछ, कि मैं क्या ही बोलूं। क्या ही हो भाई, सुधर जाओ यार भाइयों, प्लीज यार। प्लीज सुधर जाओ। ठीक है, स्कूल में आप नहीं हो। ओके। और अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे सवाल पूछकर यूनिक बन जाता हूं तो यूनिक नहीं बनते आप, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा करो, मैं चाहता हूं, अगेन उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। राइट, आप पूछो, बट यार जिस चीज को आप एस्पायर कर रहे हो ना मेरे भाई, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके आ जाओ, ठीक है। सच बता रहा हूँ। राइट। सच में जिनका क्लियर होता है ना, बहुत क्लियर डिफरेंस दिखता है, बहुत क्लियर डिफरेंस, वो सोच का, वो क्लैरिटी का। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब कहां पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या क्या चीज चाहिए। आप बच्चे ही अगर बने रहोगे ना हमेशा यार, तो फिर वो दिक्कत है, ठीक है। और प्रॉब्लम इज नॉट कि आप हो अभी, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम इज आप की चाहते हो कि आप वही रहो। तो प्लीज वो मत करो यार, ठीक है, प्लीज वो चेंज करो, ठीक है। और वो हो जाएगा। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो यार ना इसमें भाई सोचना था अपने को, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा अपने को। चलो, तो डॉबनियर जी के वापस आते हैं, फिर मैं आपको एक सवाल और दूंगा अभी, ठीक है, पहले पढ़ते हैं। डॉबनियर जी का ट्राइड ये कहता था, डॉबनियर जी ने यार कोशिश की कि यार भैया बहुत मेहनत पड़ रही है। सोचो उस टाइम पर 30 ही एलिमेंट नोन थे, उसमें ये लोग हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने ग्रुप में क्लब किया, तीन तीन को क्लब किया, इनके ट्राइड कुछ यहाँ पर बने भी हुए हैं, देख लो आप एग्जाम्पल। तीन तीन के इन्होंने क्लब किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इनका ट्राइड था। राइट। तो इन्होंने क्लब किया और उसमें क्लब के हिसाब से ये आया कि आपके जो पहले और तीसरे का एटॉमिक मास था वो बीच वाले का एवरेज था। एग्जाम में बस ये पूछेगा इन्होंने क्लब किस बेसिस पर किया था, वो बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बस। आगे चलते हैं। एक आपके हमारे वही न्यूलैंड साहब थे, उनका दूसरा आपकी कहानी आती है, बट उसके पहले डॉबनियर ने पहला ऑब्जर्वेशन प्लैटिनम पर किया था। ये भी ध्यान रखना, प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। जब भी आप कैटलिस्ट का मतलब होता है जो उस रिएक्शन को होने में हेल्प करे। जब भी भाइयों हम कैटलिस्ट की बात करेंगे, निकेल और पैलेडियम को भूल मत जाना भाइयों। निकेल और पैलेडियम, अब ये कैसे हेल्प करते हैं, कार्बन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ध्यान रखेंगे हम लोग। आई। तो ये एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था, एक साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन था जो हमने अभी पढ़ा। अभी हम लोग जो आज के दिन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वहां तक नहीं पहुंचे। उसके बाद फिर न्यूलैंड साहब आते हैं। अब न्यूलैंड साहब ने अपना एक नया नियम दिया, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। साल था 1866, जब जॉन न्यूलैंड, जो कि आपके इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से इन्होंने भी एटॉमिक मास का ही सहारा लिया। यानी न्यूलैंड का भी जो बेसिस था चीजों को अरेंज करने का, वो भी एटॉमिक मास ही था। इन्होंने भी मास के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, इंक्रीजिंग मास के बेसिस पर ही एलिमेंट को अरेंज करवाया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत की, और थोरियम, उस टाइम पर थोरियम तक ही, हमें उस टाइम पर केवल 56 एलिमेंट ही पता थे। ये भी पूछ लेगा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ लेगा उस टाइम पर कितने एलिमेंट नोन थे जब आपके न्यूलैंड साहब ने ये अपना न्यूलैंड लॉ दिया था ऑक्टेव का। तो उस टाइम पर केवल 56 एलिमेंट आपके नोन थे, थोरियम तक ही हमें एलिमेंट पता थे। राइट। तो न्यूलैंड साहब ने यह बोला कि हर आठवां एलिमेंट जो आपका होता है, जैसे म्यूजिक की बीट होती है सारे गामा ये वाली, ऐसे ही हर जो आठवां एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट का आपका उसको कॉपी करता है, या उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव। और उन्होंने फिर एग्जांपल दिया था, देखो, सारे गामा पादानी सारे गामा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आठवां। तो इनका कहना था कि जो आठवां आपका एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जो फिर आपका आठवां एलिमेंट है, वो पहले वाली ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ये उस टाइम की बात है, आज की नहीं। ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखना
कि भाइयों ये सारे गामा का क्या है आपका, और ये हमारा क्या है, बस उस टाइम कहानी थी। अब यहां पर एक चीज बड़ी खास बात है, वो ये है कि ये पाया गया था कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया था ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। ये जब हमने क्रॉस चेक करवाया उस टाइम पर कि क्या ऐसा सच में है, क्या क्या भाइयों ऐसा सच में है कि भाई हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पहले की तरह है क्या, तो ऐसा पाया गया कि यार ये तो केवल कुछ ही एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है भाई, ये तो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा है। ये भी आपसे सवाल बन जाएगा कि कौन से एलिमेंट तक ही आपका ये एप्लीकेबल था। इट वॉज एज्यूम्ड बाई न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड ने एक गलती और की थी। न्यूलैंड ने यह मान लिया था कि इस ब्रह्मांड में 56 एलिमेंट ही होंगे, कभी जीवन में आगे जाकर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि और नए एलिमेंट की खोज होगी। लेकिन बाद में हुई, और यह भी गलत प्रूव करती है लॉ ऑफ ऑक्टेव को। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव भी हमारा गलत प्रूव हो गया, राइट, ध्यान रखेंगे। ओके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव केवल कुछ ही जो आपके स्पेशली लाइटर एलिमेंट थे, मतलब जो शुरुआती वाले एलिमेंट थे हाइड्रोजन वाले, है ना, शुरुआत के जो आपके एलिमेंट्स थे, ये जो शुरू के आपके एलिमेंट्स थे इन्हीं के लिए सही थे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, यहीं तक, यहीं आपके हमारे कैल्शियम तक, यहां तक केवल ये शुरू के आपके एलिमेंट्स के लिए सही थे, बाकी आगे फॉलो नहीं किया। तो इतना सा नियम था आपका हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में ध्यान ही रखेंगे कि एक हमारे न्यूलैंड्स थे भाई साहब, उन्होंने दिया। इनका बेसिस ये था कि जो भी 56 एलिमेंट उस टाइम पर नोन थे, इन्होंने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखवाया, और इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि हर आठवां एलिमेंट पहले का एकदम कॉपी कर रहा है। लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन ये हुई कि यार ये तो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, आगे फॉलो नहीं हो रहा था, तो ये फेल हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमारे मेंडलीव भाई साहब का जन्म होता है। मेंडलीव जी का जन्म होता है फाइनली, राइट, मेंडलीव जी का जन्म होता है। मेंडलीव जी हमारे आते हैं, और मेंडलीव जी भी एटॉमिक मास का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक आपको एक चीज कॉमन दिखी होगी कि तीन बंदों ने कोशिश की है पीरियोडिक टेबल बनाने की, या कोशिश की है इनको अरेंज करने की, और सभी ने एटॉमिक मास को ही बेसिस माना है। तो इन्होंने भी भाइयों इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर ही अरेंज किया, राइट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर ही अरेंज किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब हम मेंडलीफ जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमारा एक बार फर्ज बनता है कि हम एक बार पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, बिकॉज अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज आपको देखने को मिलती है। तो जरा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि जो आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो आज के दिन आपको भाइयों पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती होगी, आज के दिन जो भी आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है, उसमें भाइयों, ये मॉडर्न की बात है, उसमें टोटल 7 पीरियड हुए। पीरियड आपके होते हैं हॉरिजेंटल। अभी मैं दिखाऊंगा लाइव आपको, वैसे लाइव का मतलब है अभी दिखाऊंगा नीचे। हॉरिजेंटल, सही तो लिखा था यार, हॉरिजेंटल। सो 7 पीरियड हमारे होंगे, और जो आपके ग्रुप हमारे होते हैं भाइयों, 8 ग्रुप आपके होंगे, और ग्रुप आपके वर्टिकल होता है। ग्रुप भाइयों हमारे कैसे होते हैं, ग्रुप आपके हमारे वर्टिकल होता है। ठीक, ओके, मैं एक काम करता हूं, पहले ये पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर बताऊंगा, फिर आपको आई गेस बेटर समझ में आएगा, अभी रहने देते हैं। ठीक है, चलो। तो भाइयों बीच में हमारे मेंडलीव जी आते हैं। अब दो भाइयों का आप पढ़ चुके हो, हमारे न्यूलैंड जी का ऑक्टेव का रूल पढ़ चुके हैं, और डॉबनियर का ट्राइड पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलीव जी के बारे में। तो मेंडलीव जी ने बहुत सटीक चीजें बताई, ध्यान देना, मेंडलीव जी ने बहुत सटीक सटीक चीजें बताई। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बता दी। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न। अभी भी पैटर्न की तलाश चल रही थी, और वो तलाश जाकर फिर रुकी मेंडलीव जी पर। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू मेंडलीव।
He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass. Right? Atomic mass and also on the similarity of chemical properties. इन बेसिस पर आपके एलिमेंट्स हमारे क्या हुए हैं? इन बेसिस पर आपके एलिमेंट्स हमारे भाइयों अरेंज्ड हुए। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मेंडलीव जी ने काम शुरू किया तब 63 एलिमेंट्स नोन थे। अगेन ये नोट रखेंगे, जब मेंडलीव जी काम कर रहे थे तब आपके हमारे 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पूछ लेगा कि कौन वो बंदा था जिसने एग्जामाइन किया था रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड फिजिकल। ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा भाइयों, ध्यान रखना। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. इन्होंने मेनली फोकस किया था, ये भी पूछ लेगा, ये भी एक सवाल बन जाएगा आपका, इन्होंने कौन से कंपाउंड पर फोकस किया था। दिस इज ऑल्सो योर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव, इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं and formed compounds with more elements. The formulae of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic property of the elements for its classification. Then इन्होंने 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड पर इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी लिखी एक एलिमेंट की। बेसिकली इन्होंने सॉर्ट आउट किया एलिमेंट्स को विद सिमिलर प्रॉपर्टी और उन्होंने पिन किया कार्ड्स को एक साथ वॉल पर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर एलिमेंट्स आपके हमारे साथ में अरेंज हुए हैं इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब कि जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक साथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. तो मेंडलीव ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर इनको समझ में आ गया कि यार एटॉमिक मास जो है ना, राइट, जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो उनके एटॉमिक मास ही होता है। ये उनको पूरा भरोसा हो गया। मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया, ये करने वाले मेंडलीव ही थे। हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स का नाम दिया, यानी ये आपके होते हैं पीरियड्स, ये हमारे होते हैं ग्रुप्स। ये करने वाले हमारे मेंडलीव जी ही थे। राइट, बहुत आराम से देखो आगे। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, कुछ इस प्रकार से दिखता था। कुछ इस प्रकार से मेंडलीव जी का पीरियोडिक टेबल दिखता था, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आज से मिलती जुलती हुई चीजें वहां पर दिखती थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज अचीवमेंट क्या था ना मेंडलीव का, मेंडलीव का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अचीवमेंट ये था कि मेंडलीव ने वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू इंस्टांसेस जब मेंडलीव ने एक एलिमेंट को जिसका एटॉमिक मास, मतलब मेंडलीव ने क्या बोला था कि मैं डिसाइड कर रहा हूं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर रख रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बना रहा हूं, राइट। मेंडलीव साहब ने बोला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में के बेसिस पर मैं अरेंज कर रहा हूं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने जो लोअर एटॉमिक मास वाला है उसको कई बार पहले रख दिया था, राइट। जो आपका सॉरी जो आपका हायर एटॉमिक मास वाला है उसको थोड़ा स्लाइटली पहले रख दिया है एज कंपेयर टू लोअर एटॉमिक मास। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। मतलब ऐसा भी हुआ था, ध्यान रखना, मतलब इनका ये एम तो था ही कि एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, बट इनका मेन एम ये भी था कि केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी जिनकी सेम है उनको हम साथ में रख दें। जैसे कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, वो निकेल से पहले आ गया था। पर अब ये आपको एग्जांपल दे रहा है, याद करने की नीड नहीं है इसको, ठीक है। बस आपको ये बता रहा है कि यार एम ये था कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा एम ये था कि जो सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले बंदे हैं उनको एक साथ रखेंगे।
तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जो जिसका मास ज्यादा है वो थोड़ा पहले भी आ गया। एक दो जगह ऐसा भी देखने को मिला था। बस। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में। नाउ दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज। कुछ गैप छोड़ रखे थे भाइयों, कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट, मेंडलीव ने ये बोल्डली उस टाइम पर बोला था। सोचो बंदे में क्या पावर होगी भाई, सोचो। बंदे ने उस टाइम पे ये बोला था कि आज से कई सालों, हजार सालों के बाद, या कुछ सालों के बाद, कुछ कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, राइट, एक दिन ऐसा आएगा जब एक बंदा या एक एलिमेंट, राइट, कोई डिस्कवर करेगा, या एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, और वो एलिमेंट यहां पर पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। सोचो, मतलब उस टाइम पर वो एलिमेंट नोन भी नहीं है, फिर भी बंदे ने डिस्कवरी कर दी कि मैं उसके लिए जगह छोड़ रहा हूं। कभी फ्यूचर में कोई तो होगा जिसकी डिस्कवरी होगी, जो यहां पर आके रखा जाएगा। तो इन्होंने कुछ एका वर्ड यूज करके कुछ प्लेस छोड़ रखे थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एका बोरान। जैसे भाई साहब ने एका बोरान नाम का छोड़ रखा था, बोरान के बगल में स्पेस, कि बोरान से मिलता जुलता कोई बंदा आएगा यहां पर जिसका नाम एका बोरान होगा। बाद में उसका नाम रखा गया आपका स्कैंडियम। तो एका बोरान बना आपका स्कैंडियम। सिमिलरली एका एल्यूमिनियम बना आपका गैलियम। एका एल्यूमिनियम बना आपका गैलियम। और एका सिलिकॉन बना आपका, एका सिलिकॉन बना भाइयों आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम। सोचो कितना तगड़ा बंदा था भाई। क्या भाई, क्या पावर, सोचो क्या तगड़ा बंदा, राइट। एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब उस टाइम पर बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नोन था, लेकिन बंदे ने बोरान के बगल में एका बोरान की जगह छोड़ रखी थी, राइट। या बोरान के नीचे एका बोरान छोड़ रखा था, एल्यूमिनियम के पास एका एल्यूमिनियम छोड़ रखा था, सिलिकॉन के नजदीक एका सिलिकॉन छोड़ रखा था, कि कभी फ्यूचर में कुछ डिस्कवरी होगी यहां पर। और बाद में डिस्कवरी हुई तो उसका नाम बस चेंज करके हमने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम किया। एग्जाम में पूछ लेगा, पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग करके ये पूछ लेगा आपसे कि जरा बता दो कौन भैया जी कौन है। ध्यान रखना, ये एका करके पूछ लेगा कि एका बोरान कौन था और ये आपका एका जर्मेनियम कौन था। तो ये हमारे कौन भाई साहब थे, ये आपके मेंडलीव जी थे। इन्होंने कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के। टॉप ऑफ द कॉलम आर को इन्होंने यूज किया था किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए। देखो हाइड्राइड का फॉर्मूला उन्होंने दिया था CH4, ऑक्साइड का RO2, मतलब CO2 वही है आपका। ठीक है, तो ये तो उतना कुछ नहीं है। तो मैं समराइज करूं उसको आपके लिए, तो मेंडलीव जी ने अब फाइनली हमें वो बंदा मिला था जिसने कुछ काम का किया था। अभी तक तो कुछ लोग बस ऐसे ही फर्जी कुछ फेंक रहे थे, ठीक है, कि सारे गामा खेल रहे थे कुछ लोग। लेकिन पहला वो बंदा था जिसने एक्चुअली कुछ काम का किया था, और वो थे हमारे मेंडलीव जी, जिन्होंने ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया। इनका बेसिस था केमिकल प्रॉपर्टी, कि बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्लब कर देंगे। ऑल्सो दूसरा फंक्शन था ऑब्वियसली आपकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दी, कि केमिकल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले बंदे को इन्होंने साथ में रखा। उसके बाद फिर इन्होंने एटॉमिक मास को वरीयता दी, और इस बेसिस पर इन्होंने रखा। इन्होंने स्पेस भी छोड़ा अपने एटॉमिक, अपने पीरियोडिक टेबल में, कि कभी फ्यूचर में डिस्कवरी होगी तो उस एलिमेंट को हम यहां पर रखेंगे। ये खास बनाती हैं, ये सारी बातें इनको खास बनाती हैं। 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे, ये भी ध्यान रखना है इनके बारे में। इतना सब होने के बाद फिर फाइनली लास्ट में आते हैं हमारे मोजले जी। ये एक बार आप देख लो इसको, ये है आपका। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडली periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. Noble gas like helium, neon, and argon have been mentioned in many a context before this. These gases were discovered very late because they are very inert and present. Obviously, inert होंगी तो हमें समझ नहीं आएंगी. One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. क्योंकि ग्रुप और पीरियड थे, तो हमें किसी और बंदे को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ लिमिटेशंस भी थी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का प्लेस वगैरह हो गया, जो हमें नहीं पता था यार कि हाइड्रोजन कहाँ हम रखेंगे,
राइट। और भी हमारे कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस भी थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है हमारा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो है ये, देख लो। कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं था आपके हाइड्रोजन का मेंडलीव जी के हमारे में। आइसोटोप्स जो बाद में डिस्कवर हुए वो भी कहीं पर प्रपोज नहीं थे कि आइसोटोप नाम की भी कोई चीज होती है, इसका भी कोई स्थान नहीं था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के दिन आपको देखने को मिलता है। तो फिर 1913 में हमारे मोजले साहब आते हैं, और मोजले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला किसी को कुछ नहीं आता। मोजले ने बोला इन लोग को कुछ नहीं आता यार, एटॉमिक मास 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 ये लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें एटॉमिक नंबर पर फोकस करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर फोकस करना है। इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर वो चीज है जिस पर फोकस करना है, ना कि एटॉमिक मास पर। सो मोजले ने बताया कि एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का है वो एक्चुअल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। ये कहने वाले हमारे मोजले वो पहले व्यक्ति थे। तो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया और एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया गया एज अ मॉडर्न लॉ, या ऑन द बेसिस ऑफ, इसको बेसिस माना गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और बोला गया कि प्रॉपर्टीज जो होंगी एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है हमारे, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती। तब जाकर फाइनली आज के दिन जो आपको देखने को मिलता है हमारा पीरियोडिक टेबल, वो ऐसा दिखता है। तो लेट मी शो यू दैट पीरियोडिक टेबल। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहां पर भाइयों ये हैं आपके ग्रुप। ग्रुप आपके ऐसे वर्टिकल होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये ग्रुप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन टेंथ। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये देखो। सो ये आपके ग्रुप नंबर हमारे हैं। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ये आपका पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप, चौथा पांचवा छठवां सतवां, ऐसे करते 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 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां 16 17 18। आप अगर ध्यान से नोटिस करो, अब हमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं कि कहां पर क्या है, मेटल्स कहां है, नॉन मेटल्स कहां है, मेटलॉइड्स कहां है, सब कुछ है। लेकिन कुछ पहले टर्म्स, कुछ चीजें हैं जो समझ लो। पहले कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो समझ लीजिए। कोई पूछा आपसे सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, शॉर्टेस्ट पीरियड, तो भाइयों शॉर्टेस्ट पीरियड हमारा है पीरियड नंबर पहला, फर्स्ट पीरियड। दिख ही रहा है आपको, हाइड्रोजन और हीलियम है। शॉर्ट आपका लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा होगा सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा सिक्स पीरियड। जो ग्रुप वन वाले हमारे मेटल्स हैं, ग्रुप वन के मेटल्स को भाइयों हम कहते हैं अल्काली मेटल, दे आर अल्काली मेटल्स। बड़े सॉफ्ट होते हैं आपको पता है। ठीक है, ग्रुप वन के मेटल्स को हम कहते हैं अल्काली मेटल। जो ग्रुप टू के हमारे हैं उनको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन मतलब बेसिक, एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप 17 हमारा है भाइयों, इनको हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं। ग्रुप 17 को वी ऑल्सो कॉल हैलोजन्स। जो ग्रुप 18 है हमारा, वो हमारे नोबल गैस होते हैं। पढ़ चुके हैं आप ये तो। ग्रुप 18 इज हमारा नोबल गैस। ठीक, एल ही होगा क्या शायद, छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है। ये हमारे नोबल गैस, ध्यान रखना है इसको। राइट भाइयों, तो ये टर्म्स है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज है, जो हमारे ग्रुप 16 वाले लोग हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैमिली है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 को भाइयों हम बोलते हैं ना कैलकोजेंस बोलते हैं। कैलकोजेंस, लिख लो, नहीं पता होगा आपको। इनको हम कैलकोजन बोलते हैं। कैलकोजन का मतलब जो ऑक्सीजन का परिवार होता है। इसको वी ऑल्सो कॉल ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, राइट, सिलीनियम है, इतना काफी है। तो कैलकोजेंस हमारे ग्रुप 16 में आते हैं। जो हमारा ग्रुप 15 है ना, ग्रुप 15 जिसमें नाइट्रोजन है, उसको बोलते हैं हम निकोजेंस। उसकी स्पेलिंग होती है पी से शुरू,
निकोजेंस फैमिली, निकोजेंस फैमिली, जिसमें यूल फाइंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, राइट, एंटीमनी वगैरह आपको मिलते हैं उसमें। ये रहा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सब आपको मिलता है। सो ग्रुप 16 को वी कॉल भाइयों कैल्कोजेंस, ग्रुप 15 को वी कॉल आपके निकोजेंस, ग्रुप 18 को वी कॉल नोबल गैस, ग्रुप 17 को वी कॉल हैलोजेंस, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ध्यान रखना। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछ लेता है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, बस ये बचता है कि आपके अलग अलग ट्रेंड्स हमारे किधर जाने पर कहां पर क्या चेंज होते हैं, क्या चेंज नहीं होते। बस भाइयों यही आपसे पूछता है कि किधर भैया क्या चेंज होंगे, क्या चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में? अनुज जी आप पढ़ाते हो सैनिक स्कूल के बच्चों को, नाइस यार। भाइयों ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है? ओ भाइयों, मेरे भाइयों, जरा बता दो यार, ये ब्रोमीन अपना किस फॉर्म में होता है? पक्का लिक्विड ना? ब्रोमीन तुम्हारा नॉन मेटल हो, अबे पढ़ाया तो है तुमको। तो देखो, ये लिख लो, जो आपके ग्रुप 17 के बदमाश हैं हमारे, इनके बारे में लिख लो, इनमें कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड, कौन गैस होता है। अच्छा आयोडीन कौन से फॉर्म में होता है? आयोडीन, आयोडीन होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में। अच्छा फ्लोरीन, गैस के फॉर्म में। क्लोरीन, गैस के फॉर्म में। अच्छा एक होता है एस्टाटीन, वो सॉलिड होता है, ठीक है। एस्टाटीन होता है सॉलिड, एस्टाटीन भाइयों हमारा होता है सॉलिड। मरकरी भी होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड। अरे दोस्त हम बात कर रहे थे ग्रुप 17 वालों को, हम लोग ग्रुप 17 वालों की बात कर रहे थे। चलो तो ये प्लीज याद रखना, ठीक है। तो समराइज कर दूं मैं आपके लिए, कुछ नहीं था इस चैप्टर में, आपको दिख रहा है, लेकिन अभी जो मैं लिखूंगा वो है मेन, तो वही है जो सवाल आपका बनता है। तो भाइयों यहां पर ध्यान रखेंगे कि अलग अलग बंदों ने क्या बोला है, डॉबनियर साहब ने क्या बोला, ठीक है, ऑक्टेव भैया जी हमारे न्यूलन साहब ने क्या बोला। मेन आपके दो ही बंदे यहां पर काम करने वाले थे, राइट। एक बंदा आपका था, अच्छा मेंडली, जिसने आपके बताया। बस ये सब ना टर्म्स ध्यान रखना, यहां से पूछेगा कौन कौन से एलिमेंट यूज किए, ये सब क्वेश्चन बनने वाले आपके लाइन से। मैं भी बनाऊंगा फुल टेस्ट में यहां से, और एग्जाम में भी बनेगा। और ये एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, बाद में उसका नाम क्या पड़ा। और उसके बाद फिर आपका हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको एक दो बार देख लेना, ठीक है। अब ये पोजीशन है आपके हमारे, वही जो मैंने आपको भी लिखा है। अब यहां पर वो आपके ट्रेंड्स, अब ये ट्रेंड्स को आपको हमें ये देखना है कि आप ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, पीरियड में जाओगे तो क्या होता है, अलग अलग चीजें हमारी। ठीक है भाइयों, चलो ध्यान से केयरफुली सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं एक ग्रुप में अगर आप जा रहे हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? सोच के बताना मुझे खुद, सोच के बताना कि अगर आप भाइयों एक ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है। पहले चलो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, लास्ट में ही करते हैं, लास्ट में। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। भाइयों मुझे बताओ, अगर आप ग्रुप में जाओगे नीचे, इन ग्रुप, अगर आप ग्रुप में जाएंगे नीचे, ग्रुप में अगर आप नीचे जा रहे हो, तो क्या लगता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता होगा, डिक्रीज करता होगा? नंबर ऑफ शेल्स का मतलब है भाई कि जो भी आपका एलिमेंट है, उसके पास जो नंबर ऑफ शेल्स मौजूद है वो इंक्रीज करता होगा, डिक्रीज करता होगा? मेरे भाई कॉमन सेंस है ये तो, या सेम रहता होगा? कॉमन सेंस है। ग्रुप और पीरियड ध्यान रखना। ग्रुप का मतलब ही है कि अगर ऊपर लिथियम है तो नीचे कोई और एलिमेंट होगा,
ओके, नंबर ऑफ शेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। काहे भैया? इसलिए भैया, आओ तुमको दिखाता हूं, ऐसे याद रख लो। इसलिए अगर आप देखो ध्यान से देखो, अब भाई ऑक्सीजन और सल्फर, किसी को उठा लो, किसी का एग्जाम्पल उठा लो, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा? एलिमेंट बड़े हो रहे हैं ना आपके। ऑक्सीजन के पास तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में ही आ गए। लेकिन सल्फर के पास तो तुम्हारे 16 है ना, तो 2 इसमें आए, 8 इसमें आए, और फिर 6 इसमें आए। 3 चाहिए ना आपको, दिखा? तो ऑक्सीजन के लिए छोटा शेल चाहिए था, लेकिन सल्फर के लिए बड़ा चाहिए, तो उसका रेडियस भी बड़ा हो गया। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस बड़ा होता है क्या होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे पीरियड में, तो पीरियड में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों देख लो, या बोरॉन को ले लो, तीनों में आपको 2 यहां पे हो गए, 1 हो गए, 2 यहां हुए, 2 हुए, 2 यहां हुए, 2, 3 हो गए। कहने का मतलब अगर बोरॉन हुआ, बोरॉन का नंबर 5 है, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन हुआ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या नंबर ऑफ शेल बढ़े? नहीं बढ़े ना। अगर मान लो नाइट्रोजन होता, तो पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 5। क्या नंबर ऑफ शेल बढ़े? नहीं, शेल तो 2 ही है ना। तो पीरियड में शेल सेम रहते हैं, लेकिन ग्रुप में शेल बढ़ जाता है। यही आपसे एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेगा। इसको याद कैसे रखना है? याद ऐसे रख लो कि पीरियड में जाने पर एलिमेंट बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होगा तो भैया जी खूब बड़ा हो जाएगा, तो उसमें सेल्स बड़ी होंगी, उसका रेडियस बड़ा होगा, खत्म। सो ग्रुप में अगर आप नीचे जाओगे तो आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा, और अगर आप पीरियड में जाओगे नीचे भाइयों, इन पीरियड, अगर आप पीरियड में राइट साइड जाएंगे, तो यहां पर जो आपका नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम रहने वाला है, कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ शेल्स की। अब अगर एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक रेडाई की बात करो, एटॉमिक साइज की अगर आप बात करो, तो ग्रुप में क्या होगा? खुद सोच लो, सेम ही तो लॉजिक है। ग्रुप में आपका और पीरियड में, राइट, ग्रुप में और पीरियड में, भाइयों ग्रुप में आपका एटॉमिक साइज जो है, वो एटम का साइज क्या होगा ग्रुप में? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। एटम का साइज आपका क्या होगा ग्रुप में? इंक्रीज करेगा। लेकिन पीरियड में क्या होगा आपका? अगर पीरियड में आप राइट जाओगे, डिक्रीज करेगा। ठीक, एक बार पूरा लिख दे रहा हूं। अच्छा, उसके बाद वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, वैलेंसी, वैलेंसी बोल लो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, ग्रुप्स में क्या होगा नीचे जाने पर? सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ग्रुप में सेम रहता है वैलेंसी। ग्रुप 17 का सबकी वैलेंसी एक ही है, ग्रुप 18 में सबकी वैलेंसी 0 ही है, ठीक है। लेकिन पीरियड में क्या होता है भाइयों? इन पीरियड आपका इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज बाई 1, या फिर अगर उल्टा चलोगे तो फिर आपका उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद मत करो कि इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज भी हो जाएगा, लेकिन हाँ बस ये है कि चेंज होता रहता है, ठीक है। चेंज बाई 1, चेंजेस बाई 1, एक एक आपका चेंज होता रहता है। ठीक, लास्ट में आपका आता है मेटेलिक प्रॉपर्टी। एक बार मैं पूरा लिख दूं फिर मैं समझाता हूं आपको। मेटेलिक प्रॉपर्टी, अब ये ध्यान रखना, मेटेलिक प्रॉपर्टी भाइयों आपके ग्रुप में हमारे, मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप में हमारे क्या होता है और पीरियड में क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है भाई? कि आप, मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब जो बंदा इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दे, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है। मेटल कौन होता है? मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लूज कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लूज कर दे। अब जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, जितना बड़ा आपका एलिमेंट बनता जाएगा, उतना आसान होगा ना एलिमेंट को लूज, उतना आसान होगा ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्यों? क्योंकि उतना आप कम उसको कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हारा भाई घर जितना बड़ा होगा, उतना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना बेटे पर नजर रखना, राइट। तो जितना बड़ा तुम्हारा कैंपस हो गया, अब जो बाहर वाला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, उस पर नजर रखना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ना। और आपको पता है ग्रुप में नीचे जाओगे
तो आपका एटॉमिक साइज बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टी ग्रुप में इंक्रीज होती है, क्योंकि मेटल कौन होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मत तो सोचो, सब कुछ लिंक है तुम्हारा, अगर तुम बस बैठ के सोचने लगो, रटना मत इसको, बस सोचने पर जाना। मैं भी बता दूंगा दोबारा फिर से, डोंट वरी। पीरियड में क्या होगा, उसी का उल्टा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो अब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा, ये तो इसी का उल्टा हो जाएगा। पीरियड में भाइयों आपका इंक्रीज करेगा, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज आपका। ठीक है, तो ये चीज है भाइयों जो अपने को माइंड में रखना है। फिर आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज करेगा, पीरियड में आपका डिक्रीज करने वाला है, राइट। तो ये है, अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि कोई चीज क्यों हो रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम कान खोल कर ध्यान से। आपको पता है, हमारे पहले समझ लो कि ग्रुप हमारे ऐसे होते हैं, पीरियड हमारे ऐसे होते हैं, ठीक। पीरियड में ज्यादा बड़े बड़े एलिमेंट नहीं आते, छोटे छोटा एडिशन होता है, लेकिन ग्रुप में बहुत बड़े बड़े एडिशन होता है, क्योंकि पूरे घूम के आता है वो, ठीक। नंबर ऑफ शेल्स अगर आप बात करोगे तो ग्रुप में, क्योंकि यार ऐसे मान लो ना, कोई भी एक ग्रुप उठा लो, जैसे मान लो आपका कार्बन के बाद सीधे आपका भैया, कार्बन छोड़ो, ऑक्सीजन वाला देखो, जैसे आप यहां देखो, अगर यही ले लो, लिथियम के बाद सीधे तुम्हारा सोडियम आ गया, 3 नंबर के बाद सीधे 11 नंबर आ गया, तो कितना इंक्रीज हो गया देखो। कहाँ 3 नंबर में तुम बना रहे थे 2,1, तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले वाले में, एक था केवल दूसरे वाले में, और अब सीधे 11 आ गया, 11 का मतलब 2,8,1, इतने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बढ़ गए भाई। तो शेल बढ़ जाएंगे ना, 2 यहां, 8 यहां, फिर एक और यहां, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे, रेडियस बढ़ जाएगा आपका। तो ऐसे याद रखो कि ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा, शेल्स बड़ी हो जाएंगी, रेडियस बड़ा हो जाएगा, और जितना बड़ा रेडियस हो जाएगा उतना आसान होगा एलिमेंट को दे देना, और एलिमेंट को देने का मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ग्रुप में नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, इसीलिए ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए ग्रुप में नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, राइट। वैलेंसी तो सेम ही रहेगी ना, ये तो बाहर आपके एक ही है दो, इसीलिए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी उल्टा होता है। अब बताओ याद करना कितना आसान है? बताऊंगा अभी मैं, कनिष्क इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी टर्म बताऊंगा, पहले इसको बताओ मुझे, पहले मुझे ये बताओ। क्लियर है? गुड। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे, गुड क्वेश्चन। इमेजिन करो आपका एक एलिमेंट हो गया लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और उसी सेम पीरियड में आपका कोई और एलिमेंट हो गया, मान लो फ्लोरीन ले लो, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब लिथियम का एटॉमिक रेडियस जो है आपका बड़ा है, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस आपका है छोटा। अरे सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज नाम की एक चीज होती है, राइट। आपका जो आपका पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, उसका रीजन ये है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, बस इसकी वजह से, ठीक। एक ने एक बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या आपका होता है, तो भैया जब आप पीरियड में मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, राइट, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, तो आप इसको बस वो कर लो भाई, मैं लिख दे रहा हूं बस ना, इसको बस याद ही कर लो, ठीक है, इसको बस आप याद ही कर लो, यहां लिख रहा हूं। अगर आप पीरियड में घूमोगे, अक्रॉस अ पीरियड, या फिर डाउन अ ग्रुप, अभी मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, डाउन अ ग्रुप,
हम्म क्रॉस अ पीरियड में अगर आप देखोगे भाइयों, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। और डाउन अ ग्रुप आपकी लेस नेगेटिव होती है। बस ये याद कर लेना बस। वैसे आया नहीं है ये इसका, बट स्टिल मान लो अगर कभी आ जाए तो। ठीक है। बाकी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैं कराऊंगा आपको बढ़िया से। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। अब समझते हैं जरा इसको फिर से एक बार। देखो नंबर ऑफ शेल्स वाला समझो ध्यान से। नंबर ऑफ शेल्स में क्या हुआ कि आप जब नीचे जाओगे तो आपका एलिमेंट बड़ा हो रहा है। भाई जब जितना बड़ा एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एलोकेट करने के लिए आपको शेल्स एक्स्ट्रा लगेंगी ना, तो शेल्स बढ़ेंगी, खत्म। लेकिन सेम पीरियड में तो ऐसा नहीं होने वाला ना भाई। पीरियड में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स तो एक बढ़ रहा है शायद, या दो बढ़ रहा होगा, तो वो तो सेम ही सेल में आ जाएगा ना। इसलिए आपको नंबर ऑफ शेल बढ़ाने की नीड नहीं होगी। राइट। सेम ही एनर्जी लेवल में आपके ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन वो सेम एनर्जी लेवल में इंक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए एटॉमिक साइज नहीं बढ़ता। ये भी एक रीजन है। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल सेम है, कोई भी एडिशनल शेल ऐड नहीं हो रहा है, उसी में सब लोग खा रहे हैं, ऐसे समझ लो भैया। जैसे मान लो इसका, ऐसे समझ लो, कैसे समझाऊं मैं इसको यार, हिंदी में समझाऊं अगर मैं आपको इसको शुद्ध एग्जांपल देकर। मान लो मेरे पास दो कमरे थे और खाने वाले थे एक दो तीन चार लोग, छह लोग मान लो, ठीक है। छह लोग खा रहे थे। अब मैं, दो लोग मेरे घर और आ गए और मैंने उनके लिए एक और कमरा बना दिया, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। जो मेरा ये दो पति पत्नी थे इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, मस्त है ना, इन लोगों ने खाना वाना बनाया जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। राइट। लेकिन अगर यही सेम एक दो तीन चार इसी में ऐड हो गए, राइट, इसी में हो गए, तो ये कहीं ना कहीं जो निर्भरता है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर निर्भरता है भाइयों, जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, मतलब आप अगर ध्यान से देखो, राइट, कि आपका न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर जो निर्भरता है वो बढ़ रही है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेल आपके ऐड थोड़ी ना हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि भाई ये लोग भी इधर की ओर भागेंगे फिर। तो ये आपका इधर ज्यादा लोग हो रहे हैं ना अब रहने वाले, राइट। और एक नया घर, नया कमरा आप बना नहीं रहे हो। जब आप नया कमरा नहीं बनाओगे, इसी वाले शेल में सबको ठूस रहे हो, तो फिर क्या होगा, ये शेल का जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो श्रिंक करेगा। ऐसा समझ लो। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज का मेन रीजन यहाँ पे होता है। तो मैं रिपीट करता हूँ फिर से, नंबर ऑफ शेल्स तो मस्त क्लियर होगा, सेम एटॉमिक साइज का है, वैलेंसी भी वैसी ही है। मेटेलिक प्रॉपर्टी बस ये समझ लो भाइयों कि मेटेलिक प्रॉपर्टी में आपका ये होता है कि जब आप ग्रुप में जाते हो, तो ग्रुप में मेटल वो होते हैं जो अच्छे से भाइयों लूज कर सकते हैं या दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देने में आसानी तब होगी जितना आप दूर होंगे न्यूक्लियस के। इसका मतलब जितनी ज्यादा शेल होंगी उतना आसान होगा आपके लिए रिलीज करना, उतना आसान होगा फॉर यू टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितना आप नीचे होंगे डाउन द ग्रुप, उतना आसान होगा फॉर यू। इसीलिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी, और अगर आप देखोगे पीरियड में आपका डिक्रीज करता है। सिंपल। ये है आपकी पूरी इस कहानी, ये है हमारे ट्रेंड्स। तो यहां से ट्रेंड, कोई ट्रेंड मैंने मिस तो नहीं कर दिया? यहां पर सारे ट्रेंड्स के ऊपर आपके आते हैं क्वेश्चन, देख लो भाइयों। बाकी आपको पता ही है, नॉन मेटल्स वाले ट्रेंड भी हमारे पता है कि आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं मेटल, राइट साइड पे होते हैं नॉन मेटल, बीच में होते हैं मेटलॉइड। राइट, बस। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हमारी हो गई, वैलेंसी हो गई। एक हमारे आपके बुक में दिया भी नहीं है ये, ठीक है, बुक में आपको बस वैलेंसी और एटॉमिक साइज ही दिया होता है। अब इसके ऊपर एक सवाल आता है। अब सवाल कैसे आता है मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, पीवाई क्यू। रुको। ये सब करना ठीक है अभी। अभी यू कैन सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ दिस। ये देख लो, देख लीजिए आप सब कुछ भाई। ये देख लो। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी थी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं आपको यहाँ एक चीज और सिखाऊंगा। अच्छा हुआ क्वेश्चन मिल गया। चलो पहले पोल ट्राई करो। प्लीज ट्राई दिस पोल। और ये क्वेश्चन भूल मत जाना पूरे जीवन भर, कुछ भी हो जाए।
कोशिश करें जरा, तुक्का मारो, तुक्का ही मारोगे मुझे पता है तुम, बट कर लो कोशिश। चलो एक मैं थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूं, उसके बाद तुक्का मारो। एक बार आपने बिना पढ़े तुक्का मार दिया, अब मैं हेल्प कर रहा हूं। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होता ना तो आपको उसकी नीड नहीं होती। लल्लू लाल इधर देखो। ओह, लल्लू लाल ऊपर देखो, प्लस साइन कब आता है? देने पर आता है ना। अबे इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है बे, तो एक्स्ट्रा कमरे की नीड थोड़ी ना होगी। पर इसने किसी से लिया है, तो उसके लिए कमरा बनवाओ। अब ये तुम्हारे लिए हिंट था, तुम्हारे लिए हिंट था। अब मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, अब करो, देखते हैं। चलो। कौन सी बात? हाँ? क्या है ये? हाँ? बनाई है? कहाँ है? तो ये कौन दिया? कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया है, कुछ लोग अभी लगा नहीं पाए। लगाओ लगाओ लगाओ। अब मैं कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। भाइयों आपसे बोला था यहां पर उसने, ध्यान से देखना भाइयों। देखो आपने अभी तक ट्रेंड पढ़ा, वो तो ट्रेंड था। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता, वो आपसे वो क्वेश्चन पूछता पीरियड और उसके ऊपर, हमारे क्या कहते हैं, ग्रुप के ऊपर, कि ग्रुप में बताओ क्या होता है, तो आप कर लेते कि डाउन द ग्रुप आपका रेडियस जो होता है बड़ा होता है ना। डाउन द ग्रुप रेडियस हमारा बड़ा होता है, लेकिन पीरियड में सेम होता है। ठीक है। अब यहां पर यार सारे आपके सेम पीरियड वाले आ गए। अब बताओ कैसे करोगे इसको, है ना। सारे आपके पीरियड वाले आ गए, अब इनको सॉल्व कैसे करोगे? डाउन द ग्रुप होता तो आप सोचते यार पहले ग्रुप में कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, और ऊपर से चार्ज लगे। तो जब भी आपके, चलो वो भी छोड़ दो, ये लॉजिक भी छोड़ दो, अगर चार्ज लगे हैं तो ये ध्यान रखा करो, अगर किसी के ऊपर -2 चार्ज लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसको ज्यादा, उसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। अगर इसके पास एक और आया है तो इसके पास वो, सिंपल सी बात है भाई, अगर इसके पास एक चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इसके पास दो लोग और रहने आ गए हैं, है ना, और सब सेम ही तुम्हारे पीरियड के हैं, सारे लोग सेम ही पीरियड के हैं। ठीक। तो एक चीज सिंपल ट्रिक सीख लो, कि जो जितना ज्यादा माइनस होगा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा, अगर सेम पीरियड है तो, अगर सेम पीरियड का पूछे आपसे, तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा, उतना बड़ा उसका रेडियस होगा। इसका लॉजिक पता है क्या है? अरे भाई माइनस चार्ज कब लगता है, कल सिखाया था ना। भाइयों फिर सीख लो, माइनस चार्ज कब लगता है? माइनस चार्ज तब लगता है जब आप गेन करते हो। और मेरे भाई अगर आप गेन करोगे, तो उसके रहने खाने का इंतजाम भी तो करोगे, कि फर्जी बुला लोगे उसको घर पे अपने, हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सबसे बड़ा यहां पर O2 का होगा भैया, घर। खत्म। कुछ नहीं करना था, केवल आपको चेक करना था कि जिसके पास सबसे बड़ा नेगेटिव
चार्ज है उसका सबसे बड़ा रेडियस होगा, खत्म। अब बताओ कैसा लगा? प्योर लॉजिक था, खुद भी लगा सकते थे बिना बिना पढ़े आप। अरे इतना अंतर नहीं है निधि जी, दो तीन आपके पीरियड 2 और 3 में। चलो, हिंट से कर लिया था। निखिल जी, एक सजेशन आपके लिए था, क्यों ना आप वो क्लास दोबारा देख लो। हाँ तो इंक्रीजिंग है तो किया भाई, सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इंक्रीजिंग तो है ये मेरे भाई, इंक्रीजिंग ही तो है। बुद्धि जी क्या आप ठीक ठाक हो, सही सलामत हो तुम? और तुम्हें हर क्लास में कुछ ना कुछ लिखना होता है, सुधर जाओ तुम। ठीक है, तुम्हारी बातों को मैं मजाक में लेता हूँ तो डजेंट मीन कि पीरियड वाले में लोग ज्यादा भर रहे हैं, जगह कम पड़ रही है। एग्जैक्टली, आप कुछ भी लॉजिक यूज कर सकते हो भाई। ये क्वेश्चन ग्रुप में होता तो, ये रहा सीयूजी, बताओ पीवाईक्यू तुम्हारा, बताइए। हम्म। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बोल दे रहा हूँ। क्या ये ग्रुप में है या पीरियड में है? रुको देखने दो। लिथियम, फिर सोडियम, ओके, फिर बेरिलियम और ऑक्सीजन। ये तो है उसमें, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन और सोडियम ना, सोडियम। चलो, अभी याद करवाएगा क्या? ये बताओ, पीरियड में डिक्रीज होता है ना एटॉमिक साइज, रेडियस, तो कर क्यों नहीं पा रहे फिर क्या दिक्कत आ रही? फिर तो मैं कह रहा हूं तुमको कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है यार। लेकिन बात वही है ना, क्योंकि पता ही नहीं है। ये सवाल तब होगा ना जब पीरियोडिक टेबल देखा होगा। देखो पता है ऐसा, अभी अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ना ही हो चलेगा। लेकिन भाइयों, थोड़ा बहुत ना पीरियोडिक टेबल ना देख लेना। जैसे मैं आपको इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा याद कर लेना, लेकिन बस इतना याद कर लेना कि देखो भाई, हाइड्रोजन यहाँ होता है, ये तो पता होगा ना, कि भाई हीलियम यहाँ होता है। अच्छा, इतना आप लोग ने कर लेना कि लिथियम यहाँ होता है, बेरिलियम यहाँ होता है, बाकी ये बोरान आपका, हीलियम एकदम लास्ट में होता है, ठीक है, लास्ट में बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या बचा, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक। और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, और फिर एल्यूमिनियम से लेकर तुम्हारा ऑर्गन तक। और ये तुम्हें आता है, यहीं तक याद भी करने को मैं बोलता हूं, बस। अगर आपको ये पता है तो आप ये कर लेते। देखो ध्यान से, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, और कौन सा ऑर्डर पूछा है यहां पर, एरो से आपको समझना है, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है भाइयों, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। मैं फिर से बता दूं, ग्रुप में आपका क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस बोल लो, साइज बोल लो, वही बात है। एटॉमिक रेडियस आपका ग्रुप में इंक्रीज करता है, पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम का जो आपका होगा, लिथियम का एटॉमिक रेडियस वो बेरिलियम से बड़ा होगा, ये चीज। और वैसे भी आपको पता है कि 3 के बाद आपका ये आता है, लिथियम के बाद आपका बेरिलियम आता है, तो ये तो मालूम हो। तो यहां पर है, यहां नहीं है, इसको हटा दो, यहां नहीं है, हटा दो, खत्म। केवल इतने से सवाल हो जाएगा कि लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बस, और कुछ नहीं करना था। तो मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन आपके मन में हुई होगी, तो मैं थोड़ा समराइज कर दूं आपके लिए।
भाइयों बस इतना ध्यान रखना है, दोनों चीज को मैं मिक्स कर दूं आपके लिए। अगर मान लो बिना चार्ज के क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन बिना चार्ज के आता है, तो बस ये ध्यान रखना कि अगर ग्रुप में ग्रुप खाली ग्रुप ग्रुप का पूछा है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। ये पॉइंट क्लियर। बट अगर चार्ज लगाकर वो पूछ रहा है कुछ भी, तो ध्यान रखना जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव, उतना ज्यादा रेडियस। ऐसे कर 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 सकते हो बस। ठीक। याद नहीं करना है, डोंट वरी, कि आप ये बैठकर याद में हमारे सवाल आया था। अभी क्लियर है? फोर्थ क्यों नहीं होगा? फोर्थ है? फोर्थ का है नहीं होगा? फोर्थ क्यों नहीं होगा? तुम बताओ क्यों नहीं होगा फोर्थ? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। फोर्थ क्यों नहीं होगा तुम बताओ, शिव प्रताप। अरे दोस्त मेरे, फोर्थ क्यों नहीं होगा वही। अरे दोस्त, अबे ये कहाँ से हो जाएगा? उल्टा लिखा है भैया, ये लिथियम बेरिलियम उल्टा लिखा हुआ है ना। तुम तो मेरा पूरा उल्टा चेक कर देते हो यार, ऐसे सवाल पूछ लेते हो, मुझे खुद डाउट हो जाता है कि मैंने कहा गड़बड़ कर दिया। चलो, तो आपने जैसे केमिस्ट्री पढ़ी, आपने पीवाईक्यूज भी देखे। नहीं, पूरा टेबल याद नहीं करना पड़ेगा अंश जी, मैंने बताया तो कितना याद करना पड़ेगा। तभी तो मैंने आपको 20 तक बोला था कि 20 तक ये टेबल नहीं याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा पता भी तो हो। अब देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में केवल ये पता होता कि लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, राइट, तब भी हो जाता आपसे सवाल, तब भी ये सवाल हो जाता आपसे। समझे भाई? ओके, चलो बेहतरीन। तो भाइयों, ये था हमारा केमिस्ट्री जी का सिलेबस जी, जहां मैंने आपको दिखाया, जहां हमने बदमाशी देखी केमिस्ट्री की। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट और एकदम इनोसेंट चैप्टर या इनोसेंट सब्जेक्ट है आपका यार। राइट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अब ये बड़े प्यार से आप ये सब कर लोगे। और भी नीचे क्वेश्चंस हैं क्या? कुछ है नहीं वैसे, बट मैं कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो भाइयों सवाल कैसे आते हैं, और एक दो अगर हैं तो। ये इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी वाला ने बताया आपको, देख लो। अब ये याद करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन प्लीज कर लेना, ठीक है भाई? अब मैंने पढ़ाया है तुमको अगर, तो प्लीज कर लेना यार, या तो फिर पढ़ते नहीं तुम। देखो भाई, कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका नेगेटिव ज्यादा हो जाता है वाइल मूविंग। अभी मैंने आपको बताया, राइट, ऐसा बिल्कुल होता है, हाँ। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ। मेटल हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि वो उसके पास चांस ज्यादा है उसको बुलाने के अपने पास, बिल्कुल। ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है आपकी? ज्यादा नेगेटिव होती है वाइल मूविंग अलोंग द पीरियड। इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेना। ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीज होती है। खत्म। चारों स्टेटमेंट आपके सही। फिर उसके ऊपर सवाल आता है, राइट, किसकी आपकी होती है मोस्ट नेगेटिव? ध्यान रखना भाइयों, क्लोरीन की होती। ठीक, फिर पूछा है। अब ये चलो बताओ, सोडियम, लिथियम, रुबियम, सीजियम, पोटेशियम। पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ एटॉमिक रेडियस का। चलो, बोल दे रहा हूं, लेट्स सी। अभिषेक कह रहा है, भैया ये बुद्धि ज्यादा परेशान कर रहा है तो बता देना, मेरे घर के पास रहता है। अभिषेक। अरे बच्चा है यार, छोड़ दो। बच्चा है वो, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा, तुम्हें उठवा लेगा वो। बड़े आए तुम। और मुझे उठाना होगा तो तुम्हारी थोड़ी नीड पड़ेगी। चलो भाई, करके बताओ। नकली साइन है क्या? नकली साइन है? अरे बुद्धि बस गलत टाइम पे बोलता है, उसकी बस यही गलत बात है। वो गलत टाइम पर गलत चीज बोलता है बस। बाकी तो सब ठीक है। कोशिश करो करने का। सुनो, कल है सैटरडे,
और परसों है संडे। काफी लोग भाग गए क्लास से यार, आए नहीं, कुछ लोग सो रहे हैं मस्त, कोई बात नहीं, चलो। सैटरडे संडे ठीक है। तो क्या करें, एक क्लास करते हैं थर्ड लेयर प्रैक्टिस की। एक एफकैट करंट अफेयर की क्लास मैं डाल दूंगा। एक सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज की क्लास, और एक एनडीए पीवाईक्यू सीरीज की क्लास। छुट्टी, ये है आपकी छुट्टी। पहला इसका आंसर ठीक है। डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज होता है, सीजन सबसे लास्ट में आएगा। रूबियम रूबिडियम और सीजम आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। एक दिन क्या होता है, मैंने सुना था कि तुम्हारा मन नहीं लगता मेरे बिना, क्या वो झूठ था? प्रूव करना मुझे। हम्म। चलो भाइयों, ख्याल रखें अपना, खुश रहें। क्या लिख रहे हो? साइंस वाला पूरा टेबल, आर्ट्स वाले 20 तक, और कॉमर्स वाले तुम इकोनॉमिक्स करो। अच्छा, आ, झूठ था। थर्ड लेयर किसका, पोल कर लेंगे ग्रुप में हम लोग उसके लिए। फिर आप बोलते हो ऐसा ना बोले, हाँ मैं भेज दूंगा, स्लाइड भेज दूंगा भाई। एका बोरॉन, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्रॉपर्टीज सिमिलर थी विवेक, इसीलिए। बिल्कुल। हाँ कैट की वो जीएस की क्लास। चलो ठीक है, भाग जाओ। ठीक है, गूगल फॉर्म करना अच्छे से। टेक केयर। अभी नहीं है, ठीक। टेक केयर टेक केयर टेक केयर। चलो ख्याल रखो, ठीक है। गुड नाइट, केमिस्ट्री जी को बाय बाय कर दिया हमने। ख्याल रखें। बाय बाय।